हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो वेलकम बैक गाइस। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। सो इस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं एंड डेट 2 क्वेश्चन आर एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, बट बोर्ड्स के लिए नीट के लिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर वीडियो एंड तक देखें और देखने के बाद आपका चैप्टर पूरा मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। और पीपीटी ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो टेंशन नहीं लेना है। सो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? जब आप सुनते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो आपको क्या लगता है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, बट ऐसा नहीं है। WHO ने, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दे के रखा है। बोर्ड्स के लिए एग्जैक्ट यही लिखना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। फिजिकली फिट रहना है, इमोशनली एकदम सही रहना है, बिहेवियर सही होना है, सोशली सोसाइटी में अच्छे से रहना है। अब कोई एकदम सही है बट फिजिकली एकदम वीक है, बीमारी है, तो उसको आप हेल्दी बोलोगे या नहीं? फिजिकली मस्त है बट इमोशनली पागल है, किसी को भी मारते फिरता है, बोलोगे क्या? नहीं। बिहेवियर सही नहीं है, रूड है, पागल है, किसी को भी कुछ बोल देता है, तो उसको हेल्दी नहीं, उसको पागल बोलोगे। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना, सारे एस्पेक्ट में आपको सही होना है। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ? कि मतलब प्रॉब्लम्स क्या है कि आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है काफ़ी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, मतलब इंडिया और कुछ कंट्रीज ने फ्यू इनिशिएटिव लिया ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको सही से कर पाए। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में इंडिया ने काफ़ी प्रोग्राम इनिशिएट किया, जैसे कि आपका फैमिली प्लानिंग 1951 में किया, कि हम हमारे दो बच्चे से ज़्यादा ना हो, पॉपुलेशन बहुत रेट में बढ़ रहा है। ठीक है, एंड और प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और भी कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, नाउ RCH दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का मतलब मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या था? इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था ये था कि अवेयरनेस क्रिएट करे लोगों के बीच में अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, और प्रोवाइड करे फैसिलिटीज एंड सपोर्ट्स। ठीक है, ताकि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बने। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक NGOs एंड अदर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज यूजिंग ऑडियो विजुअल, या तो ऑडियो से या फिर वीडियो दिखा के कि भाई ऐसा करने से, ऐसा चलने से आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहेंगे। ठीक है, और प्रिंट मीडिया। सो दिस आर सम ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। और भी हैं लाइक कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि जो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट एडोलेसेंस। ठीक है, अबाउट सेक्स रिलेटेड इश्यूज, उनका जो मिथ और मिसकंसेप्शन है वो ना रहे, इसलिए सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। और एडोलेसेंस एंड एडल्ट पीपल को रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, एडोलेसेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड STDs के बारे में बता देना काफ़ी सही है, ताकि, और ये सब इसी के अंडर में, RCH के अंडर में ही है। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। ठीक है, एंड एडुकेटिंग द पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स। ठीक है, कि कैसे आपको मेंटेन करना है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या क्या केयर लेना है, बच्चा हो जाने के बाद आपको कैसे पोस्ट नेटल केयर लेना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की, बच्चे को इनिशियली माँ का ही दूध पिलाया जाए क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होता है। ठीक है, और बच्चा जब जन्म हो गया तो लड़का हो या लड़की आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, भेदभाव ना रखे कि लड़की है तो घर के काम करेगी, लड़का है तो राजा बनेगा, ऐसा ना रखे। ये सब एजुकेशन दिया जाएगा। मेजर ऑब्जेक्टिव है आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का। सो सच प्रोग्राम्स डील्स विद, अभी ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, ताकि हेल्दी सोसाइटी क्रिएट हो, प्लस एजुकेटिंग पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल। ठीक है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो बताया, एंड अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, की पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो अवेयरनेस अबाउट लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ठीक है, मिथ एंड कंसेप्शन ना रहने दें। नाउ सेक्स एजुकेशन भी इसी के अंडर में है, बट सेक्स एजुकेशन का एम्स और नीड क्या है स्कूल में? ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया
कि टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट, ठीक है। इट हेल्प्स टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ एंड मिसकंसेप्शन। काफ़ी लोगों में मिथ एंड मिसकंसेप्शन है इन विलेज एरिया की किस करने से भी प्रेगनेंसी होता है। सो इज दिस पॉसिबल? नहीं। प्रेगनेंसी कब होगा? जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा, और वो भी कब? जब आपका स्पर्म 14 to 16 डे के अंदर में अगर कोइटस होता है तो ही प्रेगनेंसी होगा। सो इसलिए सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, वरना बहुत लोग किस करके सोचता है प्रेग्नेंट है एंड दे यूज्ड टू टेक सम मेडिसिन्स एंड पिल्स। ओके, सो दिस इज़ नॉट गुड, इसलिए ज़रूरी है। एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, एडोलेसेंस एंड सेक्स रिलेटेड चेंजेस, ठीक है, ताकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में पता चले, एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस होगा ऑलरेडी पता चले, क्या क्या गलतियाँ हो सकती है वो पता चले, और सेक्सुअल प्रैक्टिस भी हो तो सेफ एंड हाइजीन्स हो, ठीक है, और ताकि अनहाइजीनिक होने से काफ़ी डिजीजेस होते हैं। एंड ऑल्सो मेक अवेयर देम अबाउट सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, जो कि आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर किसी को है, एक पार्टनर को तो होता है, उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिया जाए, ठीक है। सो इसलिए सेक्स एजुकेशन स्कूल में काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जो यंग जनरेशन है दे शुड ऑल बी अवेयर अबाउट ऑल दिस प्रॉब्लम। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का अभी जो पढ़ा रहा हूँ, दिस लाइक ऐसे टाइप में, ठीक है, ऐसे टाइप में है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सब आते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। हमको पता है जो पॉपुलेशन है काफ़ी रेट में बढ़ते जा रहा है। जैसे कि बात करें पॉपुलेशन की, तो कुछ डाटा है आपको याद रखना है कि बात करें अगर 1900 में पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन था ओनली 2 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ इक्वल टू 1000 मिलियन, ठीक है, एंड 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। सो 1900 में 2 बिलियन था, पर 2000 में देखिए आपका 6 बिलियन हो गया, अभी तो 7.5 बिलियन है। सो देख रहे हैं किस तरीके से ड्रास्टिक तरीके से आपका पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है पिछले 100 साल में। डाटा है वो याद रखना है। अब बात करें इंडिया का, तो इंडिया में पॉपुलेशन 1947 में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आपका 350 मिलियंस था, ठीक है, जो कि 2000 में पहुंच के आपका 1 बिलियन पहुंच गया, मतलब 35 करोड़ था इंडिपेंडेंस के दौरान, और अभी जो आपका 2000 में पहुंच गया है आपका 100 करोड़, और 2011 में 120 करोड़, और अभी 2021 में आई थिंक 140 करोड़ है। सो देख रहे हो कितना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है। अब 7 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 1.2 बिलियन इंडिया में ही है, इसका मतलब हर छठा इंसान वर्ल्ड का इंडियन ही है। इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। और अगर 2011 की सेंसस की बात करें तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 2% से भी कम है। दैट इज़ पर ईयर 1000 में से 20 लोग ही, मतलब आउट ऑफ 1000 पर ईयर 20 लोग बढ़ते जा रहे हैं हर में। देखने में आपको ये काफ़ी कम लग रहा है 2%, बट इसी रेट में बढ़ते बढ़ते पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, रैपिडली बढ़ चुका है, ठीक है। नो व्हाट आर द रीजन्स फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन सच एन ड्रास्टिकली, मतलब इतना ज़्यादा। तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड बेटर लिविंग कंडीशन, मतलब समझाता हूँ। पहले में क्या था, सपोज बात करें 1950s में, तो किसी को कोई बीमार हुआ डॉक्टर मिलता था, हॉस्पिटल मिलता था, एक्सीडेंट हुआ कुछ मिलता था नहीं, तो क्या होता था, मरते थे, पॉपुलेशन उतना नहीं बढ़ता था। पर आजकल एक छोटा सा बीमार हुआ, एक कट गया या कुछ भी हो गया, टेटनस इंजेक्शन ले लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन केस भी हो आजकल सुधारा हो जाता है, बच जाते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही, ठीक है। ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, आजकल मरते ही नहीं है लोग, डेथ रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, मतलब माँ का मरने का रेट कम हो चुका है, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे का मरने का रेट भी कम हो चुका है। पहले में क्या होता था, शादी 10-12 साल में 15 साल में होता था, प्रेगनेंसी होता था, बच्चे को जन्म नहीं दे पाने से माँ और बच्चे दोनों मरते थे। पर आज का क्या है, थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेशन हो, सिजेरियन ऑपरेशन होकर बच्चा डिलीवरी हो जाता है, माँ भी बचते हैं और बच्चा भी बच जाता है। तो मोर्टेलिटी रेट तो कमेगा ही, और मोर्टेलिटी रेट कमा मतलब क्या, आपका पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही, ठीक है। एंड आजकल जो है इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, रिप्रोडक्टिव एज में काफ़ी लोग हैं अभी, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही। प्लस आपका बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, काफ़ी बीमार का अभी जो डिटेक्शन है वो आराम से हो रहा है। एंड ओवरऑल जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर कर पा रही हैं। सो ये सब रीज़न है, पॉपुलेशन जो है काफ़ी भयंकर रूप से बढ़ते जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट तो पता ही है आपको, रोटी कपड़ा और मकान, स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब कमी है। आजकल देख रहे हो, पहले जो था
आपका सबका बड़ा बड़ा ज़मीन था, बड़ा बड़ा एवरीथिंग था, बट आजकल क्या है, नहीं है। इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है कि हर चीज़ का कम है। एक थोड़ा सा मिट्टी खरीदने जाओ तो आपको लाखों करोड़ों रुपया लग रहा है अलग अलग जगह में। सो कमी तो हो गई, और फर्दर अगर यही रेट से बढ़ते गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाला है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सो मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड वो मेथड है जिससे आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करोगे, प्रिवेंट करोगे, उसे हम कहते हैं कंट्रासेप्टिव। तो इस आप जाके गांव में, इसलिए तो कह रहे हैं ना प्रोग्राम्स होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में, गांव में सब जगह जाके एनजीओज, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जाके बोलते हैं कि छोटा छोटा परिवार रखिए, हम दो हमारे दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगा, 4-5 बच्चे होंगे, उसमें आपस में लड़ाई होगा माटी वाटी के लिए, ठीक है। तो ये सब कंपटीशन क्यों रखना है, 2 रखिए आराम से, बस उनको पालिए पोसिए, सही रखिए, ठीक है। सो स्मॉलर फैमिलीज़ के लिए मोटिवेट किया जाता है ताकि पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े। एंड एवर पीपल एवर ए स्लोगन, हम दो हमारे दो, ठीक है। और बहुत लोग तो एक ही चाइल्ड रखते हैं, और शादी का जो उम्र है फीमेल का 18 साल और मेल का 21 साल रखिए। ऐसा नहीं कि 15 साल में ही फीमेल का शादी कर दो, मेल्स का 17 साल में ही कर दो, ठीक है। सो ये सब कुछ रीजन्स है ड्यू टू विच यू कैन कंट्रोल योर पॉपुलेशन। तो इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सो अभी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जैसे कि हमने बोल दिया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो मेथड है जो आपका प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, फर्टिलाइजेशन को रोके। और फर्टिलाइजेशन कैसे रोका जा सकता है, जब स्पर्म और ओवम का फ्यूज़ होने ना दो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो वो जो मेथड है जो प्रेगनेंसी को, फर्टिलाइजेशन को होने नहीं देगा, उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव आप जिससे भी इस्तेमाल करो जो आपका प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज़ है। पहला बात तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। आप उसे इस्तेमाल करो, पता चला आपका कोई पार्ट ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कॉन्डोम, ठीक है, इट इज़ इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, तो इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्ट्रासेप्टिव। तो अगर सपोज मान लीजिए अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव आपको चाइना से लाना पड़ रहा है, यूरोप से लाना पड़ रहा है, तो वैसा नहीं होता, ठीक है। इट शुड बी इजीली अवेलेबल ताकि इस्तेमाल हो, इफेक्टिव हो। ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज़ कर रहे हो जो फर्टिलाइजेशन को रोक ही नहीं रहा है, तो क्या कॉन्ट्रासेप्टिव है। रिवर्सिबल हो मतलब काफ़ी कॉन्ट्रासेप्टिव जो कॉस्टली होते हैं आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लस कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करके कोई साइड इफेक्ट ना हो या लीस्ट साइड इफेक्ट हो, वैसा प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट। मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव आपने एक बार यूज़ किया कि आपका फर्टिलाइजेशन रोकेंगे, प्रेगनेंसी होने नहीं देंगे, और पता चला उसके बाद आपका कभी फिर सेक्सुअल ड्राइव आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट इंटरफेयर। सो ये सब कुछ आइडियल जो है प्रॉपर्टीज है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव का। नाउ अभी हम पढ़ेंगे आपका, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो बोल रहे हैं क्या क्या मेथड है। एक होता है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, डिटेल्स में हम पढ़ेंगे 1 by 1, डोंट वरी। एक होता है बैरियर मेथड, बैरियर मतलब फिजिकली बैरियर आगे रोकेगा। एक होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कुछ ऐसे डिवाइस जो यूटेरस में लगते हैं, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूटेरस में लगते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, टैबलेट्स, इंजेक्टेबल्स, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन के थ्रू से लेना पड़ता है। एंड सर्जिकल मेथड जिसे स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, जहाँ सर्जिकली कट कर दिया जाएगा। क्या चीज़ कट कर दिया जाएगा थोड़ा बाद में पता चलेगा आपको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेचुरल मेथड, ठीक है। सो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल क्यों, क्योंकि पहले के ज़माने में जब कॉन्ट्रासेप्टिव्स उतना डेवलप नहीं था तो इसी मेथड को इस्तेमाल करते थे। सो कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या, अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, मीट होने ही ना दो, नो मीटिंग, नो फर्टिलाइजेशन, नो प्रेगनेंसी। सो ये नेचुरल मेथड जो है ये 3 प्रकार के हैं, पीरियडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमनोरिया। क्या क्या है अभी पता चलेगा 1 by 1, ठीक है। सो जो आपका है डेट इज पीरियडिक एब्स्टिनेंस। पीरियडिक एब्स्टिनेंस मतलब क्या, हमको पता है
ओवुलेशन जो है 40 नंबर दिन में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और आफ्टर एग रिलीज होने से उसका वैलिडिटी 24 to 48 आवर्स होता है। ये सब सारा मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया, चैप्टर 3 जाके देख लीजिए आप चैनल में, ठीक है। सो पीरियडिक एब्स्टिनेंस मतलब क्या, कभी किसी में 13-12 डे में भी ओवुलेशन होता है, किसी में 15-16 डे में भी ओवुलेशन होता है, किसी में, किसी फीमेल में, ठीक है। तो पीरियडिक एब्स्टिनेंस मतलब क्या, 10 से लेकर 17 दिन तक आप कोई कोइटस ना करो, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करो। तो अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हो तो ऑब्वियसली स्पर्म जाएगा नहीं, और स्पर्म जाएगा नहीं तो नो प्रेगनेंसी। तो इसके लिए आपको कोई क्या पैसा वैसा खर्च करना पड़ रहा है क्या? नहीं, ये नेचुरल मेथड है। सो वही है पीरियडिक एब्स्टिनेंस मतलब अवॉइड कोइटस दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि उस समय फर्टाइल पीरियड होता है और उस समय कोइटस होता है तो देयर इज चांसेस ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट, ठीक है। सेकेंड जो नेचुरल मेथड है, जो नेचुरली किया जाता है, वो है कोइटस इंटरप्टस और कोइटस विड्रोवल और पेनिस विड्रोवल। दैट इज विड्रोवल ऑफ द पेनिस फ्रॉम द वेजिना बिफोर इजैकुलेशन। जैसे आपका सीमेन रिलीज होने वाला उससे पहले ही पेनिस को आप विड्रो कर दीजिए वेजिना से, ताकि आपका स्पर्म जो है अंदर ना जा पाए, टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब आपका सेमेन अंदर ना जा पाए। तो ये भी नेचुरल मेथड है, सिंपल है। एंड थर्ड इज योर लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब ये क्या है कि जो एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका क्या होता है, पहला बात मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, बट बच्चा देने के बाद भी उसका कम से कम 6 महीना तक, ठीक है, 6 महीना से 1 साल तक उसका कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है, लैक्टेशन इतना चलते रहता है कि ऑल ड्यू टू हार्मोनल्स बैलेंस होने की वजह से उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होने से नो ओवुलेशन मतलब नो प्रेगनेंसी। सो लैक्टेशनल एमिनोरिया मतलब क्या, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन। क्यों? ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन, इतना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आफ्टर बेबी डिलीवरी, आफ्टर पर्चुरेशन। फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग होने से लैक्टेशन बढ़ता ही है, ठीक है। और ये मेथड आपको हेल्प करेगा टू प्रिवेंट कंसेप्शन। दिस इज इफेक्टिव अप टू 6 मंथ, ठीक है, जन्म होने के बाद 6 मंथ to 1 year तक क्या होता है। इट हैज़ नो साइड इफेक्ट एंड चांसेस ऑफ फेलियर्स आर हाई। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसमें, और कभी कभी हो जाता है 6-7 मंथ में ही आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा है कि किसी ने सोचा कि 7th मंथ चल रहा है एंड आई थिंक देयर विल बी नो ओवुलेशन एंड मिस्टेक्स विल बी डन एंड अगेन इट विल बिकम प्रेग्नेंट। सो चांसेस ऑफ फेलियर्स आर हाई। अब आते हैं हम बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड क्या है, दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। बैरियर क्रिएट करेंगे ताकि स्पर्म और ओवम मीट ना कर पाए। इसमें आ जाता है आपका कॉन्डोम्स, डायाफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। सो कॉन्डोम्स जो होता है ये रबर या लेटेक्स शीट से बना हुआ रहता है, दोनों के लिए अवेलेबल है, मेल और फीमेल के लिए। दिस इज़ फॉर मेल एंड दिस इज़ फॉर फीमेल, ठीक है। मेल कॉन्डोम पेनिस को कवर करेगा और फीमेल का जो कॉन्डोम्स होता है वो वेजिना एंड सर्विक्स रीजन को कवर करता है। कॉन्डोम आर यूज जस्ट बिफोर कोइटस से पहले उसे लगा दिया जाता है ताकि आपका जो स्पर्म है वो अंदर ना जा पाए, उस रबड़ में ही यहीं स्टोर हो जाए अगर रिलीज होने से भी, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टेप में ना पहुंच पाए। एंड पॉपुलर ब्रांड फॉर कॉन्डोम इज निरोध। आजकल तो बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है ना। कॉन्डोम का बहुत सारा बेनिफिट है, नॉट ओनली वन बेनिफिट, और भी बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि आपको ये कॉन्ट्रासेप्टिव हिसाब से काम करेगा। दूसरा क्या है कि सिंस ये पेनिस को कवर करके रखता है तो इसमें बॉडी फ्लूइड में कांटेक्ट में नहीं आता ही है। सो ये आपको इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड एड्स, ठीक है। प्लस इट इज़ डिस्पोजेबल आराम से, एंड इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, किसी का एक्सपर्ट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू यूज़र, ठीक है। सो ये सब बेनिफिट्स है इसका अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन। एंड डायाफ्राम, सर्विकल कैप्स, ये सब जो होते हैं ये सब भी रबड़ के बने हुए रहते हैं। इंसर्टेड फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैप में इंसर्ट किया जाता है ताकि सर्विक्स को कवर कर पाए ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। अब स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, है कि नहीं। दे आर रीयूजेबल होते हैं ये सब। एंड देर आर ऑल्सो वेरियस स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। कोई क्रीम्स होते हैं जो फीमेल अपना ट्रैक में लगा देते हैं तो स्पर्म उसके कांटेक्ट में आता ही उसका मोटिलिटी कम हो जाता है। जेलीज होते हैं, फोम्स होते हैं, ठीक है।
जो मेरे हिसाब से काम करता है। सो इसके ऊपर में मैं एक नोट दिखा रहा हूँ आपको। सो वो केमिकल मेथड जो होते हैं उसका एग्जांपल आपको जान लेना है कि इस मेथड्स में क्या होता है। जो स्पर्मिसाइडल एजेंट होते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको ऑक्सीजन इंटेक करने नहीं देते हैं, और ऑक्सीजन नहीं इंटेक करने दिया स्पर्म को तो स्पर्म मर जाएगा, ठीक है। बट इसका फेलियर रेट जो है अप्रोक्सीमेटली 30% है। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा, क्रीम और जेली टाइप में जो होता है उसका एग्जांपल है नीम 76, एंड वेजिनल जो फॉर्म्स या टेबलेट फॉर्म में होते हैं उसका एग्जांपल है टुडे, ठीक है। नाउ दिस मेडिसिन्स होते हैं, दिस आर कंपोज ऑफ जिंक सल्फेट KMnO4, ठीक है, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड। दिस एसिड कंप्लीटली केमिकल डिस्ट्रॉय द स्पर्म, सो दे आर कॉल्ड स्पर्मिसाइड्स, ठीक है। क्लियर है, एग्जांपल याद रख लीजिएगा। तो इससे हमारा होता है बैरियर मेथड खत्म। अब आते हैं अनदर मेथड फॉर योर कंट्रासेप्शन इज योर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूटेरस, एंड डिवाइस मतलब कुछ डिवाइस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट लाइक योर बैरियर मेथड कॉन्डोम्स एंड डायफ्राम्स, इट कैन नॉट बी सेल्फ इंसर्टेड। इसको इंसर्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए होता है, नर्सेस चाहिए होता है, ठीक है। ये डिवाइस मेनली काम करते हैं बाय इंक्रीज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म को किल कर देना, ठीक है, स्पर्म को किल करके ज़्यादातर काम करते हैं। एंड आइडियल IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइस आर आइडियल मेथड, दिस इज़ वेरी आइडियल मेथड, श्योर शॉर्ट मेथड, ताकि आपका प्रेगनेंसी को रोकेगा ही रोकेगा। सो मोस्ट क्वेश्चन यहीं से आता है एग्जाम में, ठीक है। तो IUD होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कोई IUD नॉन मेडिकेटेड होता है, मतलब मेडिसिन नहीं होगा इसमें, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस। कोई कॉपर रिलीजिंग IUDs होता है, मतलब ये ऐसा इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो कॉपर रिलीज करेगा। और कोई IUDs हार्मोन रिलीज करता है, तो उसके बेसिस पे नाम है, ठीक है। तो देखिए, इंट्रायूटेराइन डिवाइस टाइप 1 नॉन मेडिकेटेड IUDs, मतलब ये कोई मेडिकेशन से नहीं है, ठीक है। सो ये प्लास्टिक का बना होता है, इस तरीके से प्लास्टिक का बना रहता है। इसका एक एग्जांपल है लिप लॉब्स, याद रखिएगा। नॉन मेडिकेटेड IUDs का एग्जांपल है लिप लॉब। तो ये क्या होता है, ये आपका इंसर्ट कर दिया जाता है अंदर में। तो इस तरीके से अंदर में इंसर्ट करने से क्या होगा, आपका ये फेलोपियन ट्यूब से स्पर्म जो है, फेलोपियन ट्यूब आपको स्पर्म को ऐसा एंटर करने नहीं देगा, ठीक है। सो दे एंड ऑल्सो दे रिटार्ड स्पर्म मोटिलिटी एंड हैव स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। एग्जांपल है लिप लॉब, याद रखिएगा। और कॉपर रिलीजिंग IUD में क्या नाम है, कॉपर रिलीजिंग, मतलब कि ये ऐसा इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो कॉपर आयन रिलीज करेगा, और वो कॉपर आयन जो होता है वो सप्रेस कर देगा आपका स्पर्म मोटिलिटी को, एंड उसका फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एग्जांपल कॉपर 7 ऐसा दिखने में होता है। एग्जांपल देखिएगा, कॉपर 7, कॉपर T एंड मल्टीलो 375, ठीक है। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर रिलीजिंग IUD। नेक्स्ट है आपका हार्मोन रिलीजिंग IUD। ये IUD ऐसा है जो हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। सो कैसा हार्मोन, आइदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सो ये हार्मोन रिलीज करके क्या करते हैं, यूटेरस को जो है अनसुटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो यूटेरस जो है आपका जो एंडोमेट्रियम है वो अनसुटेबल कर देता है, ताकि वहाँ इम्प्लांटेशन ना हो पाए, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो एम्ब्रायो डेवलप कैसे होगा, ठीक है। So they make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm, and cervix region को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल कर देता है, मतलब स्पर्म वहाँ किल हो जाए। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा हार्मोन रिलीजिंग IUD का, प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG20। सो खूब एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता है, और कौन कैसे काम करता है ऑलरेडी बता दिया है, आप बस पढ़ते चलिए। नाउ कमिंग टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, टैबलेट्स की फॉर्म में जो कॉन्ट्रासेप्शन मिलता है। सो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ये आइडर प्रोजेस्टेरोन का बना रहता है या तो फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का बना रहता है, और पिल्स या टैबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसका बेसिकली क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, कि इसको आपको 21 दिन के लिए लेना पड़ता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो होता है आपका, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड ब्लीडिंग आपका ब्लड फ्लो हो जाएगा 5वां दिन के बाद, तब से लेके एंडिंग तक 21 दिन तक आपको लेते रहना पड़ता है, ठीक है। डेली एक टैबलेट करके 21 टैबलेट का फॉर्म में आता है, डेली एक टैबलेट करके 21 दिन तक लेते रहना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्शन को प्रिवेंट कर पाए। ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओवुलेशन को इनहिबिट करते हैं, तो ओवुलेशन ही नहीं होगा तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा। बाई चांस ओवुलेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन होने नहीं देते हैं, ठीक है।
एंड थिकन द सर्विकल म्यूकस, एंड सर्विकल म्यूकस को भी थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि स्पर्म का एंट्री को प्रिवेंट ना कर पाए। सो पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लीजर साइड इफेक्ट, इनका साइड इफेक्ट जो है काफ़ी कम होता है। सो ये एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का, डेट इज स्टेरॉइड्स टैबलेट। इसका एग्जांपल है मालाडी एंड मालायन, एग्जांपल अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। और आपका वो तो स्टेरॉइड हो गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। सहेली एक ऐसा ओरल पिल है जो आपका नॉन स्टेरॉइड से बना हुआ है, ठीक है। फीमेल के लिए ऐसा टैबलेट है जो CDRI ने डेवलप किया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है सहेली, जो कि कंपोजिशन क्या है इसका, नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। और इसको डेली नहीं, इसको वंस इन ए वीक लेने से हो गया। एंड इसका भी साइड इफेक्ट बहुत कम है और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है बॉस। तो CDRI ने डेवलप किया, कहाँ में CDRI, लखनऊ। सब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है। अब इसका क्या नाम है, एग्जाम्पल क्या है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। सो जो ओरल पिल्स है उसका एग्जाम्पल है मालाडी, मालायन, ठीक है, जो कि किस दिन के लिए लेना पड़ता है। सो उसका जो कंपोजिशन होता है वो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, या फिर प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, जो कि सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है। तो नाम उसका देख लीजिएगा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन जो इसका कंपोजिशन होता है उसका नाम है, ठीक है, नोरेस्टिस्टोन एसीटेट, ठीक है, नोरइसिस्टेरोन एसीटेट, आप जो भी प्रोनाउंस करें, ठीक है, इसिस्टेरोन, ठीक है, नोरइसिस्टेरोन एसीटेट, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन तो बॉडी में बनता है ना, तो आप टैबलेट में कैसे डालोगे, तो सिंथेटिक मतलब मैन मेड प्रोजेस्टेरोन होना पड़ता है, जो सिमिलर कंपोजिशन है, तो उसका नाम है ये। एंड जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन यूज़ करते हैं उसका नाम है इथेनिल एस्ट्रोडाइल, तो एस्ट्रो से सिंपल से ई से नाम है इसका, ठीक है, इथेनिल एस्ट्रोडाइल, ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन है जो इसका कंपोजिशन में रहता है। एंड हाउ डज योर सहेली वर्क, तो सहेली आपका नॉन स्टेरॉइड पिल है जो कि वीकली लेना पड़ता है, ठीक है। कहाँ डेवलप हुआ, तो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप हुआ, लखनऊ में, ठीक है। और कौन सा नाम में बेचत रहे, सहेली नाम में। तो इसका कंपोजिशन जो होता है उसमें या फिर आपका ऑर्मेलोजेफिन होता है, जिफेन होता है, या फिर सेंडक्रोमिन होता है कंपोजिशन। नॉन स्टेरॉइड है ये, स्टेरॉइड नहीं। डेट इज दे आर मेनली एंटी एस्ट्रोजेनिक, ठीक है, एंटी एस्ट्रोजेनिक होता है, मतलब एस्ट्रोजन के अगेंस्ट में होता है, बॉडी का एस्ट्रोजन के अगेंस्ट में। तो ये क्या करते हैं, जो एंडोमेट्रियम जो प्रोलिफरेशन होते रहते हैं ना, उनका डेवलप होते रहते हैं ना, वहाँ में ये एस्ट्रोजन को रिसेप्टर को ब्लॉक्स कर देते हैं यूटेरस में। एंडोमेट्रियम जो यूटेरस में एंडोमेट्रियम है, वहाँ में एस्ट्रोजन का रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोजन वहाँ आके लगेगा ही नहीं, तो हेंस इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देता है, बिकॉज एस्ट्रोजन आपका जो है प्रोलिफरेशन, जो ये एंडोमेट्रियम इस तरीके से जो है ना, प्रोलिफरेशन जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पढ़ाया है मैंने, इसका जो थिकनिंग होगा तो ही ना इम्प्लांटेशन हो पाएगा। उस थिकनिंग होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एस्ट्रोजन भी। तो एस्ट्रोजन कैसे रोल प्ले करेगा, एस्ट्रोजन रोल प्ले करने के लिए हमें आपका क्या होगा, एस्ट्रोजन यहाँ आके काम करना पड़ेगा। और काम कैसे करेगा, एस्ट्रोजन का रिसेप्टर में। पर यहाँ क्या होता है, ये एस्ट्रोजन का रिसेप्टर में आके ये बैठ ही जाते हैं हमारे बाबू। कौन बैठ जाते हैं, सेंटक्रोमिन, इस तरीके से। अब सेंटक्रोमिन आके बैठ जाता है तो एस्ट्रोजन आता है इधर, अरे हमारा तो रिसेप्टर ही नहीं है, और रिसेप्टर ही इनको दिखाई नहीं देता है जब एस्ट्रोजन को, तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम उतना थिक नहीं हो पाता है, प्रोलिफरेट नहीं हो पाता है, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन नहीं हो तो बच्चा कैसे होगा, ठीक है। सो इसका बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, और कॉन्ट्रासेप्शन तो हाई ही है भाई। क्लियर है ना कैसे काम करता है ये, ठीक है। नाउ कमिंग टू अनदर कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज योर इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स मतलब इसे इम्प्लांट्स भी कहते हैं। इम्प्लांट्स मतलब ये स्किन के अंदर लगा दिया जाता है इस तरीके से, ऐसा इम्प्लांट रहता है, और स्किन के अंदर में परमानेंटली 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए डिपेंड करता है, उसमें फिक्स हो जाएगा, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। तो इसमें भी सेम कंपोजिशन होता है, इधर प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वाला कॉम्बिनेशन होता है। अगर इम्प्लांट है तो स्किन के अंदर में रखोगे, ठीक है। तो दोनों का मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है पिल्स की तरह, ठीक है। एंड डिफरेंस क्या है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और इसमें, कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आपको रोज़ लेना पड़ता है 21 दिन के लिए, और सहेली आपको हर हफ्ता एक बार। तो उनका जो लास्टिंग पीरियड है काफ़ी कम है, और इम्प्लांट से इंजेक्शन इनका लास्टिंग पीरियड जो होता है ज़्यादा होता है।
इट लास्ट मच लॉन्गर। जैसे इम्प्लांट आपका 6 महीना 1 साल तक टेंशन नहीं है, ठीक है। सो देयर टाइम पीरियड इज लॉन्ग। प्लस कोई कोई आपका इमरजेंसी पिल भी होता है, जैसे आई पिल, जैसे किसी का अगर बाई चांस रेप हो गया या कुछ हो गया, सो अगर वहाँ लगता है कि चांसेस है प्रेगनेंसी होने का, तो या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए विदिन 72 आवर्स अगर आप आई पिल खाते हो, इमरजेंसी पिल होते हैं, तो भी आपका जो है प्रेगनेंसी को रोक देगा, ठीक है। सो इट अवॉइड्स प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल इंटरकोर्स। इसमें भी सेम, या फिर प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आई होप क्लियर होते चल रहा है। एंड लास्ट हम लोग का जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है सर्जिकल मेथड, ठीक है, जिसे हम सर्जिकल मेथड जिसे हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट हेल्प्स टू ब्लॉक द गेमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। इट्स वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। कहने का मतलब क्या है कि इस मेथड में, सर्जिकल मेथड में काट दिया जाएगा, सर्जरी कर दिया जाएगा, ताकि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ही ना हो, और ये ऑब्वियसली इफेक्टिव होगा। अगर स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, और एक बार काट देने के बाद वापस नॉर्मल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। 2 सर्जिकल मेथड है, एक है वेसेक्टोमी, एक है ट्यूबेक्टोमी। नाम से याद हो जाएगा। चलिए देखिए, नाम है वेसेक्टोमी, तो इसमें क्या होता है, आपका स्मॉल पार्ट ऑफ वेसेक से मतलब वास्ट डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से वास्ट डिफरेंस जो ना यहाँ रिमूव करके कट कर दिया जाएगा, बाद में टाई कर दिया जाता है, ठीक है। और टाई अप थ्रू स्मॉल इंसिजन इन द स्क्रोटम। समझ रहे हो, ये जो आपका वास्ट डिफरेंस है, अगर स्पर्म यहाँ से बन के ऐसा जाएगा, पर इसको मैं काट कर टाई अप कर दूंगा तो स्पर्म इधर से इधर जाएगा ही नहीं, तो जाएगा ही नहीं, तो इधर से होगा ही नहीं, तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। सो वेसेक्टोमी है आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर इन मेल्स। तो स्पर्म जाएगा नहीं, तो देखो यहाँ से स्पर्म जाएगा नहीं, कट किया हुआ है, तो कहाँ से प्रेगनेंसी होगा। सो ये कट कर दिया तो इसको नॉर्मल बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए रिवर्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी प्योर है और पुअर है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका फीमेल के लिए, उसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। सो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। नाम में ये ट्यूब मतलब क्या, यहाँ कट किया जाएगा, यहाँ में स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा या टाइट अप किया जाएगा थ्रू स्मॉल इंसिजन काट के, ठीक है, इन द एब्डोमेन और थ्रू वाजाइना, या तो एब्डोमिनल रीजन से या फिर वाजाइना से। सो देखिए, एग यहाँ बनेगा, यहाँ से आके यहाँ आएगा, यहाँ आके फर्टिलाइजेशन होके यहाँ से आके इम्प्लांटेशन करेगा। बट अगर आपका इधर कट कर दिया तो एग यहाँ से यहाँ आएगा ही नहीं, और यहाँ आएगा ही नहीं तो यहाँ इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, तो झमेला ही खत्म। सो ये स्टेरिलाइजेशन मेथड है आपका फीमेल में, जिसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। नाम में ये ट्यूब, तो किसको कटेगा, फेलोपियन ट्यूब को। सो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, कि कॉन्ट्रासेप्शंस के लाइक नोजिया होता है, वोमिटिंग लाइक फीलिंग होता है, कभी कभी एब्डोमिनल पेन, ठीक है, सम आउट कभी कभी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होते रहता है फीमेल में, ठीक है, लाइक मेंस्ट्रुएशन। एंड मेनी ए टाइम इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल महीना में 2 बार हो जाता है। एंड देयर से हाई चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। सो ये सब कुछ जो है आपका साइड इफेक्ट है। सो आई होप कॉन्ट्रासेप्शन इसके साथ पूरा बढ़िया से क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और यू कैन आस्क मी फ्रीली। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो है डेट इज योर MTPs, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका MTP से, डेट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए शब्द क्या है, टर्मिनेशन मतलब रोकना, किसको रोकना, प्रेगनेंसी को, ठीक है। सो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को जो स्टॉप करते हैं ना, उसी को हम कहते हैं MTP। डेट इज इट इज़ इंटेंशनल, जानबूझ के या वॉलंटरीली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म। 9 महीना होने से पहले अगर आप टर्मिनेट करते हो बच्चे को, किल करते हो, डेट मीन्स अवॉइड करते हो प्रेगनेंसी को, तो उसे हम कहते हैं MTPs या फिर इंड्यूस एबॉर्शन, जानबूझ के एबॉर्शन क्या भी कहते हैं। हर साल दुनिया में 45 to 50 मिलियंस लोग MTP परफॉर्म करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन रिड्यूस करने में तो हेल्प करेगा ही। इतना अगर MTPs होता है, मतलब इतना जो बच्चा जन्म होने वाला था वो नहीं हो पाया। बहुत कंट्री अभी तक MTPs को लीगलाइज नहीं किया है, ठीक है, ड्यू टू वेरियस इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज़। इमोशनल इश्यूज़ होता है कि ये गलत है मारना, इथिकल मतलब रिलीजियंस होता है कि पाप है ये मारना। सो बहुत सारा कंट्री अभी भी लीगलाइज नहीं किया। इंडिया में MTPs 1971 में लीगलाइज हुआ था विद सम कंडीशंस, ठीक है।
ऐसा कंडीशन के साथ लीगलाइज होता है हाँ, तो यू कैन टर्मिनेट अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी तो, बट टू चेक द इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड्स, कि ऐसा ना हो कि एमटीपीज का चक्कर में लड़की पता चला लड़की पैदा होने वाली है तो उसे मार दो, ठीक है, ऐसा ना हो बोल के। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आपका 2 से 3 महीना तक जब एम्ब्रायो डेवलप होता है ना, तो उसको सर्जिकली डॉक्टर उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एमटीपीज? सो एमटीपीज जैसे कि मैंने बोला, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स या ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कोई आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए हो, उसका फेलियर हो गया और आपको अगर प्रेगनेंसी हो गया, तो उस समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेक्निक को। या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी जो रेप के दौरान होते हैं उससे अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। और ये तब भी एमटीपीज अप्लाई किया जाता है जबकि अगर आपका सपोज कोई फीमेल प्रेग्नेंट है बट वो प्रेगनेंसी इज़ हार्मफुल फॉर द फीमेल और टू द बच्चा या फिर दोनों के लिए, तो ऐसा केसेस में वो बच्चा जन्म देके क्या फ़ायदा, जो माँ के लिए नुकसान हो या उसके लिए नुकसान हो या दोनों के लिए नुकसान हो, वैसा केसेस में टर्मिनेट कर देना ही अच्छा है। सो इट इज़ एसेंशियल इन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर और टू द fetus और बोथ, ठीक है, उस समय भी एमटीपीज परफॉर्म किया जाता है। सो जो ये एबॉर्शन है इसे ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, डेट इज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ही इसको सेफ माना जाता है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर एबॉर्शन करोगे तो बहुत रिस्की होगा, क्यों? क्योंकि तब तक एम्ब्रायो काफ़ी बड़ा डेवलप हो जाया होता है और उस समय करना इज टू रिस्की फॉर द मदर, बच्चा तो मरना ही है उसको टर्मिनेट करने के बाद, ठीक है। सो टू मदर इज वेरी बिकम रिस्की। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एमटीपीज, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो मेजोरिटी टू एमटीपीज आर परफॉर्म इलीगली, कोई 5 महीना, कोई 6 महीना, कोई 7 महीना, कोई 4 महीना तक में आपका एमटीपीज करवाता है, तो इलीगली बहुत सारा होता है, डॉक्टर्स पैसा ले लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। नाउ बहुत सारा मिसयूज भी होता है इस दौरान। बहुत लोग एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। क्या? एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट में आपका क्या होता है कि ये बच्चा जो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है ना, सो जब ये आपका जाइगोट से जब डेवलप होने लगता है, डिफ्रेंशिएट होकर डिवाइड करने लगता है, सो एक इस तरह से सराउंड हो जाता है एक लेयर में जिसे हम कहते हैं एमनियन लेयर, ठीक है। एमनियन का एक लेयर होता है, उससे सराउंड रहता है और इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है इसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। तो जैसे ये जाइगोट आपका 1 से 2, 2 से 4, लाखों, हज़ार, 2 लाख, 5 लाख डिवाइड होते होते सेल्स बनता है। तो ये एम्ब्रायो जब एम्ब्रायो बनते रहता है तो उस समय काफ़ी सारा सेल्स जो होता है इस एमनियोटिक फ्लूइड में भी डिफ्रेंशिएट हो जाता है, मतलब रिलीज हो जाते हैं कभी कभी, मतलब एमनियोटिक सेल में रहेंगे ही, एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये बच्चे का जो सेल है इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। आज मेरा स्किन का सेल लो, चाहे मेरा बॉडी का सेल लो, या मेरा आँख का सेल लो, या मेरा बॉडी का कोई भी पार्ट का सेल लो, मेरा फुल बॉडी का तो सारा सेल एक ही पैटर्न दिखाएगा ना। उसी तरीके से जो बच्चा बना है ये तो सिंगल सेल से बना है, तो इसका बॉडी का कोई भी सेल लो, कहानी तो एक ही बताएगा। सब में तो 46 क्रोमोसोम होंगे और जिसमें एक 46 क्रोमोसोम के बारे में अगर आपने स्टडी कर लिया तो आपको पूरा पता चल जाएगा पूरा क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसके ये एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स पड़े रहेंगे इस बेबी के। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, पहले एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। क्यों? ताकि एमनियोटिक फ्लूइड से हमको कुछ सेल्स मिल जाए, ठीक है। तो इस सेल्स को लिया जाएगा, बाद में सेंट्रीफ्यूज करके उस फीटल सेल को ले लिया जाएगा और उसको कल्चर किया जाएगा ताकि थोड़ा ही सेल मिलता है, क्योंकि कुछ अल्ट्रासाउंड के मदद से कि बच्चा कहाँ, एक छोटा सा नीडल डाल के हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं ताकि हमने वहाँ बच्चा का कुछ सेल्स मिल पाए। और सेल्स कम मिलता है तो इसलिए हम उसको कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद हम उसका बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं, डीएनए एंड क्रोमोसोम एनालिसिस करते हैं, देखने के लिए कि ये बच्चा नॉर्मली जन्म होगा ना, कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना, जेनेटिक डिफेक्ट, वो देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से लेके फीटल सेल को लेके एनालिसिस किया जाएगा, डीएनए क्रोमोसोम का एनालिसिस, और इस तरीके से पैटर्न रख दिया जाएगा 46 क्रोमोसोम का। देखिए 1 2 3 4 अप टू लेके 22 पेयर ऑटोसोम रहता है एंड 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम रहता है। तो ये रहा आपका एमनियोसेंटेसिस का रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को देख कर आप बताएं मेरे को क्या पता चल रहा है। पहला तो मेरे को पता चल रहा है ये XY है और सेक्स क्रोमोसोम XY होने से इसका मतलब ये लड़का होने वाला है। और देखिए और कुछ डिफेक्ट है क्या? 1 क्रोमोसोम 1 पेयर है, 2 वाला 1 पेयर है, 3 वाला 1 पेयर है, सब सही है।
पर 21 नंबर में जो है आपका 3 क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये बच्चा डिफेक्टिव होगा। और ऐसा वाले सिंड्रोम्स को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्योंकि इसका 46 का बदली एक एक्स्ट्रा आ गया 21 में, तो इसका 47 क्रोमोसोम होगा। सो ये इसका मुख बड़ा होगा, ऐसे बच्चों का एबनॉर्मल बच्चा होने वाला है। ठीक है, सो आप जेनेटिक डिफेक्ट इससे मेनली पता करते हैं। और ये जो सेक्स जो पता चलता है, इसको डॉक्टर इस तरह से ढक के रख देता है, काट के रख देता है, ताकि पता ना चले कि लड़का है या लड़की है। क्योंकि बहुत ही ऐसे में जब पता चलता है लड़की है तो लोग उसको MTP मतलब टर्मिनेशन में एबॉर्शन करवा देते हैं, ये लड़की नहीं चाहिए बोल के, ऐसा टाइप का। ठीक है, बट फिर अगर पैसा दे दिया जाता है तो बहुत सारा केसेस में डॉक्टर्स दिखा भी देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, डेट इज XX होने से लड़की होता है सेक्स क्रोमोसोम और XY होने से लड़का होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बाय एमनियोसेंटेसिस इज बैन। क्यों बैन है? इसी कारण से बैन है। ठीक है, सो इस तरीके से होता है आपका एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, सो मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टेस्ट फॉर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन। ठीक है, क्योंकि अगर फीटस अगर फीमेल निकल जाने से इट इज़ फॉलोड बाय MTPs, एबॉर्शन करवा दिया जाता है। एंड सच प्रैक्टिस आर वेरी डेंजरस फॉर द यंग मदर एंड द फीटस ऑल्सो। ऑब्वियसली यंग मदर्स के लिए भी डीदार हो जाता है। ठीक है, सो एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, इन दिस सम एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटस सेल। ठीक है, एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस, यहाँ जो भी सब्सटेंसेस या फीटल सेल है उसे निकाल दिया जाता है स्टडी करने के लिए। एंड इट इज़ यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे हमने अभी देखा 21 नंबर में 3 क्रोमोसोम था। ठीक है, एंड द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, कि फीटस नॉर्मल होगा या नहीं जन्म होने के बाद। पर एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करके सेक्स डिटर्मिनेशन बैन है। आप जेनेटिक एनालिसिस कीजिए, इसलिए डॉक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम वाला पार्ट है उसे ढक देता है। जैसे कि हमको पता है 1971 में MTPs इंडिया में लीगलाइज हुआ था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से वहाँ कुछ चेंजेस किया। ठीक है, ताकि लीगल एबॉर्शन को रिड्यूस कर पाए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑन द ओपिनियन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पहला 3 महीना में और आपको कोई कारण से अगर टर्मिनेट करवाना है, तो आपको अगर एक गवर्नमेंट डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर अगर बोल देता है ठीक है आप टर्मिनेट करवा दीजिए, इट इज़ सेफ, तो आप करवा लीजिएगा। बट अगर आपका प्रेगनेंसी 3 महीना से ज़्यादा और 6 महीना से कम, डेट इज़ बिटवीन 12 वीक्स टू 24 वीक्स है, तो आपको एबॉर्शन करवाने के लिए MTPs करवाने के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन का ज़रूरत होता है, परमिशन ओपिनियन का ज़रूरत होता है। एक नहीं 2। एक ने अगर बोल दिया ओके इट इज़ सेफ, पर दूसरा अगर ने बोला नो इट इज़ नॉट सेफ, तो आप नहीं करवा पाएंगे। दोनों अगर बोलेंगे ओके इट इज़ सेफ, आप करवा लीजिए, तो ही आप करवा पाएंगे। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द अनदर टॉपिक दैट इज योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब क्या? जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होता है। सो डिजीजेज दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये इन्फेक्शन STDs और STI, इसे वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज मोस्टली STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कोज बाय वायरसेस लाइक HIV वायरस, ठीक है, जेनिटल हार्प्स, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सब वायरस से होता है, इसलिए इस डिजीज को हम वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं। और ये डिजीज़ ज़्यादातर आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक में खराबी पहुंचाते हैं, तो इसलिए इस डिजीज़ को हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सो इसका एग्जांपल हो गया आपका गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्ब्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, HIV, और HIV से आपका एड्स होता है। ठीक है, अल्टीमेटली एड्स। सो एग्जाम्पल है, पूरा याद रखिएगा एग्जाम्पल। Now how hepatitis B and HIV are transmitted? By sharing of injection needle, surgical instrument etc. मतलब कि एक पेशेंट है, उसको कोई इंजेक्शन दिया गया, पता चला उसको HIV, उसको एड्स था, एड्स मतलब HIV वायरस, तो वो इंजेक्शन अगर आपको दे दिया जाएगा तो उस नीडल के थ्रू से आपको भी HIV पहुंच जाएगा आपके पास भी, इसलिए शेयरिंग करने को मना करते हैं। अगर करने से चांसेस है इन्फेक्शन होने का, ट्रांसमिट होने का। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, एक इंसान को अगर ब्लड चाहिए, ठीक है, और पता चला एक इंसान ने उससे ब्लड दिया बट उसको HIV था, टेस्ट नहीं करके दे देने से क्या हो गया? जो सही इंसान था जिसको ब्लड चाहिए था वो ब्लड लेके उल्टा मरेगा ही बाद में जाके। ठीक है,
एंड HIV एंड हेपेटाइटिस बी आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, माँ से बच्चे तक भी पहुंच सकता है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। और अभी हमने जितना भी एग्जांपल देखा आपका STDs का, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड HIV, दैट इज एड्स, अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। दैट इज हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड HIV, एड्स आर नॉट क्यूरेबल। बट इसके अलावा जितना भी डिजीज था, अगर पहले जैसे क्लामाइडोमोनासिस, ठीक है, वो सब अगर पहले डिटेक्ट हो जाते हैं तो क्यूरेबल है। बट आजकल हेपेटाइटिस बी का भी इंजेक्शन आ चुका है, डेवलप हो चुका है न्यूली, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू बुक ये तीनों क्यूरेबल नहीं है, इनके अलावा बाकी सब क्यूरेबल है। सो नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? तो सिम्टम्स इसका बेसिकली क्या होता है आपका कि इचिंग होगा, जेनिटल रीजन में फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, पेन होगा आपका एब्डोमेन रीजन में, स्वेलिंग होगा आपका रिप्रोडक्टिव जेनिटल रीजन में, ठीक है। एंड मेनी अ टाइम आपका क्या होता है कि इंसान डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है, ठीक है, और कंसल्ट नहीं कर पाते हैं डॉक्टर को, बहुत लेट से पता चलता है और तब तक बहुत देर हो जाता है। और उसके वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID, पेल्विक रीजन जो है काफ़ी फूल जाता है। और उसी समय में अगर आप प्रेग्नेंट है तो एबॉर्शन पक्का करवाना ही करवाना है, ठीक है। काफ़ी बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? देखिए, अगर हमको पता है फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ में, और आपका जो इम्प्लांटेशन होगा बच्चे का वो कहाँ में होता है? यहाँ में होगा, यूटेरस में, है कि नहीं। यूटेरस को छोड़ के कहीं भी दूसरा जगह, यहाँ हो चाहे फैलोपियन ट्यूब में हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी दूसरा जगह में अगर आपका इम्प्लांटेशन होता है तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। इनफर्टिलिटी हो सकता है, इन मेनी केसेस आपका कैंसर भी हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। सो हाउ यू कैन प्रिवेंट दिस? सो यू कैन प्रिवेंट दिस टू बाय अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन पार्टनर। अब ये अननोन पार्टनर कैसा होगा, उसको HIV है ना क्या, STDs बीमारी है, हमको क्या पता। सो यू शुड अवॉइड, ओके। या फिर मल्टीपल पार्टनर से हमें सेक्स अवॉइड करना चाहिए। और व्हाइल एवर एनीवन इज हैविंग सेक्स, ऑलवेज यूज कॉन्डोम, ठीक है, ताकि आपका जो है कॉन्ट्रासेप्टिव हिसाब से भी काम करे, और दूसरा जो है आपका प्रेगनेंसी को तो रोकेगा ही रोकेगा, और STDs से भी आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्यों? बिकॉज STDs आपका तभी होगा जब आपका बॉडी फ्लूइड कंटेक्ट में आएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट होता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू STDs किसी को भी हो सकता है, पर जो पर्सन ज़्यादा रिस्क में है वो 15 से 24 साल की उम्र में, क्योंकि इस उम्र में काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है एवरीथिंग की, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग का STDs पार्ट भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का इनफर्टिलिटी, जो स्टार्ट करेंगे अभी। सो नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज योर इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी का हम बात करते हैं अभी। सो इनफर्टिलिटी क्या है आपका, ठीक है। इनफर्टिलिटी मतलब क्या है आपका, पेरेंट्स जो कपल है, दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर चिल्ड्रेन, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है नहीं, मैं जैसे बता देता हूँ। एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब क्या है, जिसको कभी बच्चा हो ही नहीं रहा है, कभी प्रेगनेंसी हुआ ही नहीं, ठीक है, उसे हम कहते हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब क्या, जिसे पहले बच्चा हो चुका था बट अब उसे बच्चा नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो इट इज़ द इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन, मतलब बच्चा नहीं हो पा रहा है। एंड रीजन्स में भी वेरियस अलग अलग प्रकार का रीजन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फिजिकल कॉन्जिटेनल बीमारी हो सकता है, कोई डिजीज हो सकता है, कोई ड्रग्स का सेवन हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल एंड इवन फिजियोलॉजिकल। जैसे कुछ कॉमन कॉजेज़ का बात करूँ मैं, मेल में क्या कॉमन कॉजेज़ है। सो मेल में एक तो होता है एजोस्पर्मिया मतलब स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, या फिर लो स्पर्म काउंट होने से आपका नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन, या फिर सीमेन क्वालिटी ख़राब है, लो सीमेन क्वालिटी, या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन। सो दिस आर कॉमन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल। व्हाट आर दी कॉमन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल आर, एज रिलेटेड फैक्टर हो सकता है, या फिर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है, डैमेज हो सकता है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस में इम्प्लांटेशन सही से नहीं हो सकता है, यूटेराइन प्रॉब्लम हो सकता है, सर्विकल रीजन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो फीमेल्स में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है।
ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या किसी का बच्चा नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने के लिए देयर इज ए टेक्निक नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसे हम कहते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इसकी मदद से आपका अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो भी आराम से किया जा सकता है। ठीक है। सो दिस टेक्निक आर यूज टू करेक्ट इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, आर्ट की मदद से कैसे होगा तो अभी हम देखेंगे इसे वन बाय वन। सो बेसिकली आर्ट में होता क्या है, डेट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में होता क्या है, इसमें होता है आपका इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वाइट्रो मतलब बॉडी के बाहर, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, याद रखिएगा। तो एक तरीका है कि आप क्या करोगे, नहीं हो पा रहा ना तो आप क्या करोगे, ओवा फीमेल से कलेक्ट कर लो जिसे प्रेग्नेंट होना है, या फिर अगर उसका ओवा नहीं बन रहा है, एग नहीं बन रहा है, तो किसी डोनर से आप कलेक्ट करो एग को, और स्पर्म हस्बैंड से कलेक्ट करो उसी का, और स्पर्म का अगर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा है हस्बैंड का, तो स्पर्म किसी डोनर से ले लो, दोनों को कनेक्ट करो, लैब में लाओ, और लैब में स्पर्म और एग को ला के फ्यूज़ करवा के फर्टिलाइजेशन करवा के लैब में ही जाइगोट बनाओ। ठीक है, और ये जाइगोट को फिर डेवलप होने दो ताकि एम्ब्रायो बन जाए 8 to 16 सेल तक। अब ये जो एम्ब्रायो बना है ना, जो आपने लैब में बना चुका है, अब इस एम्ब्रायो को आप आराम से फीमेल को ट्रांसफ़र कर दीजिए, हो गया। सो देखिए, इन दिस मेथड ओवा जो होता है या तो वाइफ, और वाइफ का नहीं बन रहा है तो डोनर से लीजिए, एंड स्पर्म या तो हस्बैंड से या फिर डोनर से कलेक्ट कीजिए, एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करा जाता है लैब में, इन दी लेबोरेटरी, और वो एम्ब्रायो जब डेवलप हो जाएगा 8 to 16 सेल का, सो दिस इज फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। अब एम्ब्रायो दो तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर या तो जिफ्ट टेक्निक से या फिर गिफ्ट। क्या है ये जिफ्ट और गिफ्ट, चलिए बताता हूँ मैं आपको। ये जो एम्ब्रायो है, अगर एम्ब्रायो आपका 8 ब्लास्टोमेयर सेल तक है, मतलब एक जाइगोट से 2 बना, 2 ब्लास्टोमेयर, 2 से 4, 4 से 8, अगर 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में आप अगर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हो तो उसको हम कहेंगे जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। क्या, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा, जाइगोट मतलब 8 ब्लास्टोमेयर या तो जाइगोट लेवल में या फिर अर्ली एम्ब्रायो में आप ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, सो जाइगोट इंट्रा मतलब अंदर किसके, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करोगे। या फिर अगर आपका एम्ब्रायो जो है 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा हो चुका है, तब आप उसे फेलोपियन ट्यूब में नहीं करोगे, तब आप उसे कहाँ करोगे, यूटेरस में करोगे। तो इसे को हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है। सो एम्ब्रायोज फॉर्म्ड इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, इस तरीके में ऐसा यूज़ किया जाता है सच ट्रांसफ़र, जो जिसका फर्टिलाइजेशन अंदर बॉडी का, जिस फीमेल का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर में नहीं हो पा रहा था, उसको हम आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवा के एंटर कर दो भाई, या जाइगोट या अप टू अर्ली एम्ब्रायो, डेट इज 8 ब्लास्टोमेयर तक अगर आप ट्रांसफ़र करते हो, तो उस स्टेज में आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में करना पड़ेगा, तो उस ट्रांसफ़र को हम कहते हैं जिफ्ट। और अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा बन चुका है तब आप डायरेक्ट यूटेरस में इंसर्ट मारो, तो उसको हम कहते हैं हाईयूटिस। ठीक है। सो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। क्लियर है? डन, दिस इज़ वेरी सिंपल। उसके अलावा भी और सारा बहुत सारा टेक्निक है, जैसे कि बात करें हम गिफ्ट का, नाम ही है गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। यहाँ क्या ट्रांसफर होगा आपका, गेमेट। तो फेलोपियन ट्यूब किसका होता है, मेल का ना फीमेल का, ओब्वियसली फीमेल का। सो दिस टेक्निक इज ओनली फॉर फीमेल। ठीक है। जो फीमेल अपना ओवम नहीं बना सकता उसको हम क्या करेंगे, किसी डोनर से ओवम को लेके उस फीमेल का फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। वो सिर्फ एग नहीं बना पा रही है, बाकी प्रेगनेंसी के लिए सारा कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है, बस एग बना नहीं सकती है। तो सिंपल प्रोसीड्यूर है, आप एग किसी से कलेक्ट करो और कैथेटर इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू से आप इंसर्ट कर दो उसका फेलोपियन ट्यूब में, हो गया। सो उसी को हम कहते हैं आपका गिफ्ट। ठीक है, नाम है गिफ्ट गेमेट। सो इट इज ट्रांसफर ऑफ ओवम, कहाँ से, डोनर से, कहाँ में, फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो अंडा नहीं बना पा रही है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। सो वैसे कपल के लिए ये टेक्निक है गिफ्ट टेक्निक। एंड और एक टेक्निक है आपका ICSI, इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या, स्पर्म इंजेक्शन। तो इस टेक्निक में क्या होता है आपका, मतलब ये एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसमें एक सिंगल स्पर्म को मेल पार्टनर से, ठीक है, डायरेक्टली आप एक का साइटोप्लाज्म में इंसर्ट कर दोगे।
ठीक है। लैब में आप एक जो है मतलब जिसका स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, वीक है, वैसा मेल का आप एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली लोगे उस स्पर्म का न्यूक्लियस को, और फीमेल का एक का साइटोप्लाज्म में उसको न्यूक्लियस को डाल दोगे। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो को आप इम्प्लांट कर दो मेन यूटेरस में थ्रू जिफ्ट और आईयूटी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर से, ठीक है। तो ये किसके लिए है? वो मेल पार्टनर के लिए है जिसका स्पर्म जो है वीक होता है, सीमेन क्वालिटी कम है, डायरेक्टली फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। सो आप डायरेक्टली सिंगल स्पर्म का न्यूक्लियस को इंजेक्ट करते हुए कहाँ में? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक अंदर स्पर्म इंजेक्शन। किसका अंदर में? आपका ओवम का अंदर में, एक का अंदर में। सो दिस इज ऑल्सो सिंपल टेक्निक। ओह सॉरी, नॉट ए सिंपल टेक्निक, दिस आर वेरी कॉस्टली टेक्निक्स। आई मीन दिस इज अनदर एक मेथड इनफर्टिलिटी से बचने के लिए। और दूसरा तरीका है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, इंसेमिनेशन मतलब अंदर सीमेन को डालना फीमेल का, ठीक है। सो जो मेल अच्छे से इजैकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसे केसेस में क्या होता है, हस्बैंड या डोनर से आप डायरेक्टली सीमेन को कलेक्ट करो और आर्टिफिशियली फीमेल का वजाना या फिर यूटेरस में आप डाल दो, इंट्रोड्यूस कर दो, और बाकी वो सब अपना काम खुद ही करेगा। अगर स्पर्म सही है तो बाद में ऐसा ट्रेवल करके अपना काम खुद ही करेगा, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है आपका, द सेमेन आर कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर एंड इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कहाँ, इंट्रोड्यूस वजाना और द यूटेरस ऑफ द फीमेल, ठीक है। इसे हम आपका इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कहता है। क्यों? इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरा मतलब यूटेरस के अंदर इंसेमिनेट किया जाता है, तो हाँ जी कहा जा सकता है इसको भी, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू द यूटेरस इज आल्सो नोन एज IUI, दैट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। ये किसके लिए यूजफुल है? ये वो मेल पार्टनर के लिए यूजफुल है जो इंसेमिनेट डेट मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट, ठीक है, जो इंसेमिनेट नहीं कर पाता था फीमेल में, या फिर उसका स्पर्म काउंट लो होता है, वैसे कपल्स के लिए ये टेक्निक है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से आप डालोगे, ऐसे नहीं डाल सकोगे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से। एंड ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी कॉस्टली, 10,000 12,000 वन इंस्ट्रूमेंट, एंड दे आर नॉट रीयूजेबल। इसलिए आपका जो कॉस्ट है काफ़ी पड़ जाता है, 15 लाख 10 लाख 20 लाख पड़ जाता है आर्टिफिशियली अगर बच्चा करवाने जाओ तो। थोड़ी आर्ट टेक्निक, नॉट आर्टिफिशियली, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार केस क्या होता है, हस्बैंड का स्पर्म एकदम सही है, फीमेल का एक एकदम सही है, बट वो फीमेल जो कंडीशन होता है डेवलपमेंट के लिए, वो कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर पाती है 9 महीना का। तो वैसा केसेस में ये ऐसा कपल क्या करते हैं, इनको चाहिए कि हमें मेरा ही बच्चा चाहिए। ये हस्बैंड बोलता है बच्चा मेरा स्पर्म का ही हो और मेरे बीवी का ही ओवम के साथ फ्यूज़ करें, पर आप तो डेवलपमेंट के लिए नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो कंडीशन। तो ऐसा कपल क्या करेंगे, एक ऐसा फीमेल को ढूंढेंगे जो डेवलपमेंट के लिए कंडीशन प्रोवाइड कर पाए, और वैसा फीमेल को हम बोलेंगे सरोगेट मदर। क्या बोलेंगे? सरोगेट मदर। तो ऐसा केसेस में क्या होता है, स्पर्म और एक को आर्टिफिशियली फ्यूज़ करके जाइगोट या एम्ब्रायो बना के दूसरा मदर का पेट में डाल दिया जाता है यूटेरस में, ताकि वो डेवलप करवाए 9 महीना के लिए, और बदले में ये सरोगेट मदर को कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया, ठीक है। इससे क्या होगा, ये कपल भी खुश, ये औरत भी खुश, बिकॉज शी विल ऑल्सो गेट सम मनी। सो सरोगेसी में क्या होता है, हियर ए वुमेन, कौन वुमेन? ये रहा, ए सरोगेट मदर बियर्स ए चाइल्ड फॉर ए कपल, दूसरा कपल के लिए, दैट आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है, बिकॉज द वाइफ इज इनफर्टाइल और अनेबल टू कैरी। इसमें क्या होता है, सरोगेट मदर को इम्प्रेग्नेटेड कर दिया जाता है थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रायो प्रोड्यूस बाय इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। सिंपल सा तरीका है ये, ठीक है। एंड देयर आर ऑल्सो वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट्स। प्रॉब्लम्स क्या है कि यही है प्रॉब्लम्स कि ये बहुत कॉस्टली है, जो तो इसे नहीं कर सकता, हाईली प्रिसिशन नहीं करना पड़ेगा, प्रोफेशनल जो होता है इसे इंस्ट्रूमेंट जो होता है बहुत अच्छे से हैंडल करके करना पड़ेगा, और ये बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए हर जगह नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ कुछ जगह में ही है, कुछ सिटीज़ में ही है। एंड प्लस इसमें भी काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है, एक दूसरा का बच्चा ला दिया, अरे ये तो किसी और का ला दिया। सो देयर आर वेरियस इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। So these are some problems related to art.
ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कुछ भी तो आप लीगल एडॉप्शन कर सकते हो, बहुत बढ़िया है लीगल एडॉप्शन भी। किसी बच्चे को ले लीजिए और उसे भी मतलब रखिए। अगर आपका कंसेप्ट नहीं हो पा रहा है, यानी इवेंट यू डोंट वांट योर कंसेप्शन थ्रू आर्ट, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो दिस चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई होप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो डू कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट। एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अच्छा लगेगा। एंड होप यू गाइस लाइक द वीडियो। ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए और कोई भी सजेशन है तो फील फ्री टू गिव टू मी। सो गाइस एंजॉय द चैप्टर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।